मैं एक मेंटल हॉस्पिटल में रिसर्च के लिए गई। वहाँ पर मैंने अपना हुलिया पागलों की तरह बना लिया था, क्योंकि मैं वहाँ 3 महीने तक पागल बनकर रही थी। तभी मैं जान पाती कि पागल लोगों की पीड़ा समझने के लिए मुझे खुद को पागल बनाना पड़ गया था। मैं वहाँ उनकी जैसी ही जिंदगी गुजार रही थी। सब कुछ ठीक था। वो एक नॉर्मल मेंटल हॉस्पिटल था। एक दिन मेरी नज़र एक लड़की पर गई जिसकी उम्र मुश्किल से 17 साल होगी, जो बहुत ही खूबसूरत और कम उम्र की लड़की थी। मगर वो लड़की बाकी मेंटल पेशेंट से बिल्कुल अलग थी। उसे देखकर ऐसा लगता ही नहीं था कि वो पागल है, बल्कि उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे वो सारा दिन नशे में रहती है। एक दिन मैं उसके करीब जाकर बैठ गई। उस दिन वो होश में थी। मुझे लगा कि वो मेरे पास बैठकर कुछ पागलपन वाली हरकतें करेगी, मगर उसने तो मेरे कान में एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए थे और मैं सोचने पर मजबूर हो गई थी कि ये लड़की यहाँ पर कैसे आई। मेरा नाम काव्या सिंह है और मैं एक मेडिकल स्टूडेंट थी। मेरा इंटरेस्ट मेडिकल लाइन में बहुत था। मैं एक साइकेट्रिस्ट बनना चाहती थी। धीरे धीरे मैं बड़ी होती गई और मुझे अपना ये सपना जैसे तैसे पूरा करना था। ऊपर वाले ने मेरा साथ दिया और मैं अपना सपना पूरा करने में कामयाब रही थी। मगर उससे पहले मुझे मेंटल हॉस्पिटल में जाकर पागल लोगों पर रिसर्च करनी थी कि आखिर पागल लोग कैसे होते हैं और किन किन तरह के पागल लोग पाए जाते हैं और उनका पागलपन कितनी हद तक रहता है। उनमें ऐसे कौन से सिम्टम्स होते हैं जो उन्हें पागल करने पर मजबूर कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल थे जिन पर मुझे रिसर्च करनी थी। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं पागलपन की एक्टिंग करके मुझे खुद को अस्पताल तक पहुंचाना होगा और वहां जाकर पागल लोगों के साथ रहकर पागल लोगों की हर छोटी बड़ी कमी को महसूस करना होगा, क्योंकि ऐसे लोगों का इलाज करने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि ऐसे लोगों पर आखिर क्या बीतती है। मैंने अपनी एक दोस्त की मदद से एक प्लान बनाया। एक अच्छा और एक कामयाब डॉक्टर बनने के लिए मैंने अस्पताल के अंदर पागल बनकर दाखिल होने के लिए अपने एक दोस्त की मदद ली, जो कि इस अस्पताल में नर्स की नौकरी किया करती थी। उसने मेरी बहुत मदद की थी। उसने अस्पताल में मुझे दाखिल करवा दिया, मेरी पहचान छुपाई और उसने ही मुझे अपने अस्पताल में एडमिट करवाया था। डॉक्टर को मेरी सारी कंडीशंस बताई गई थी। मैं पागल नहीं थी, मैं बिल्कुल नॉर्मल थी, मगर मुझे सिर्फ पागल लोगों के साथ रहना था और उनकी बीमारियों के बारे में परखना था। इसलिए हॉस्पिटल के अंदर का सारा माहौल मेरी दोस्त ने संभाल लिया था। मेरी दोस्त का नाम अवंतिका था और मैं बड़ी खामोशी के साथ मेंटल हॉस्पिटल के अंदर मरीज बनकर दाखिल हो चुकी थी। मैंने अपनी हालत भी ऐसी बना ली थी कि हर कोई मुझे पागल समझे। अवंतिका ने मुझसे कहा भी था कि तुम किस तरह की पागलों जैसी हरकतें करती हो। मैंने कहा, अगर मुझे पागलों का डॉक्टर बनना है तो पागलों जैसी हरकतें तो करनी ही पड़ेंगी ना। मैं वैसे भी बचपन से ही ऊट पटांग हरकतें करती थी। मेरे पेरेंट्स भी मुझसे बहुत परेशान थे। मेरा हर काम करने का एक अलग ही तरीका होता था। मुझे खतरों से खेलना बहुत पसंद था। मैं अपनी ही जिंदगी में मगन रहने वाली लड़की थी और आज तक ऐसी ही हूँ। कहते हैं कि जिंदगी में जब तक कोई रिस्क ना लिया जाए तब तक काम करने में मज़ा नहीं आता, और जिस काम में रिस्क होता है उसी काम में तो मज़ा होता है। कुछ लोग बड़े ही सिंपल तरीके से कामों को निपटाने में आसानी समझते हैं, लेकिन जो काम आसानी से होते हैं वो काम काम नहीं होते, बल्कि वो काम तो फॉर्मेलिटी के तहत पूरे किए जाते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें करने में मज़ा आना चाहिए। मैं अपनी ज़िंदगी के हर मोमेंट को अच्छी तरह से एंजॉय करती थी। बचपन से ही मैं पढ़ाई में भी बहुत अच्छी रही थी। मेरे पेरेंट्स मुझ पर गर्व करते थे और उन लोगों ने मेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया था। मुझे मेरी मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने दी थी और पढ़ाई लिखाई में भी मुझे पूरा सपोर्ट किया था। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई और फिर मैं मेडिकल लाइन में आ गई थी। मेरे मम्मी पापा मुझे डॉक्टर बनते हुए देखकर बहुत खुश होने लगे और फिर उस दिन के बाद से ही मैंने अपनी ज़िंदगी को और ज़्यादा पॉजिटिव बना दिया। मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे हमेशा वही करने दिया जो मुझे पसंद होता था और अब भी वो मुझे सपोर्ट किया करते थे। उन्हें अपनी बेटी पर पूरा भरोसा था। वो लोग ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि उनकी बेटी कभी भी कोई गलत कदम नहीं उठाती और जो गलत कदम उठा भी लेती है वो उसके फ़ायदे के लिए ही होता है। फ़िलहाल मैं इस अस्पताल में जैसे तैसे पहुंच तो गई थी। यहाँ मेरा सामना बहुत सारे ऐसे पेशेंट से हो रहा था जो बिल्कुल अपनी सुध-बुध खोए हुए थे, जिनको इतना भी नहीं पता था कि उनके कपड़े कहाँ जा रहे हैं, कोई उनके पास बैठा भी है या नहीं, जो शायद सिर्फ दवाइयों पर जिंदा थे। अस्पताल में मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों का सामना किया था जो बहुत ही ऊट पटांग हरकतें कर रहे थे, जो बिल्कुल नॉर्मल इंसान से अलग थे, जिनका इलाज होना बहुत ज़रूरी था।
जिस अस्पताल में मैं आई हुई थी, ये शहर का बहुत बड़ा मेंटल हॉस्पिटल था और सुना था कि यहाँ मेंटल पेशेंट का बहुत अच्छे तरीके से इलाज होता है। बहुत सारे ऐसे मेंटल पेशेंट हैं जो यहाँ से ठीक होकर जा चुके हैं। यहाँ का स्टाफ भी वेल ट्रेंड है। यहाँ मरीजों के लिए हर तरह की सुविधा का बंदोबस्त किया गया है। मरीजों को यहाँ पर किसी चीज़ की परेशानी नहीं होती। दूसरी बात ये कि इस अस्पताल के एक बहुत बड़े सीनियर डॉक्टर हैं जिनका यहाँ के मरीजों को ठीक करने में बहुत बड़ा हाथ है। मैंने इस अस्पताल में देखा था कि यहाँ कुछ ऐसे खूंखार पागल मर्द और औरतें भी थीं जो दूसरों पर जानलेवा हमला किया करती थीं। उनके हाथ और पैरों को जंजीरों से बांध दिया गया था ताकि वो दौरे पड़ने पर किसी को नुकसान न पहुंचा सके, और उन्हें अलग से कमरे में भी रखा गया था। मेरी दोस्त अवंतिका मुझे खामोशी से खाना दे जाया करती थी क्योंकि पूरे अस्पताल में इकलौती वही थी जिसे ये पता था कि मैं नॉर्मल इंसान हूँ और यहाँ पर रिसर्च के लिए आई हुई हूँ। मेरी दोस्त ने मुझसे कहा भी था कि मैं यहाँ के सीनियर डॉक्टर से तुम्हारे बारे में बात कर लेती हूँ। इस तरह तुम्हें यहाँ पर फैसिलिटी मिलेगी और तुम यहाँ पर रहकर मेंटल लोगों की जानकारी भी हासिल कर सकोगी। मैंने कहा कि नहीं, अगर मेरे बारे में सबको पता चल गया कि मैं एक बिल्कुल नॉर्मल हूँ तो शायद मुझे रिसर्च करने में वो मज़ा नहीं आएगा जो मुझे अपनी पहचान छुपाकर यहाँ रिसर्च करने में आएगा। मेरी दोस्त भी मुझसे कहती थी कि यार, सच में तुम बहुत ही अजीब लड़की हो, तुम हर काम को बड़े ही अटपटे तरीके से करती हो। मैं उसकी बातों पर हंस दिया करती थी। वो इस मेंटल हॉस्पिटल में लगभग 5 सालों से नर्स की नौकरी कर रही थी, इसलिए उसे यहाँ की एक एक चीज़ के बारे में अच्छे से पता था। मैं भी मेंटल लोगों के साथ रहती, कुछ पागलपन वाली हरकतें भी करती थी जिससे वहाँ के डॉक्टर्स, वहाँ का स्टाफ और वहाँ रहने वाले मेंटल पेशेंट्स को ये यकीन हो सके कि मैं भी पागल हूँ। मैंने खुद को वहीं के माहौल की तरह ढाल लिया था। मुझे मेंटल हॉस्पिटल में पागलों को देखकर इतनी सीख तो ज़रूर मिल गई थी कि इंसान ऐसे ही पागल नहीं होता। कुछ ऐसे भी पागल लोग इस दुनिया में मौजूद हैं जो किसी के धोखे पर, किसी की बेवफाई पर पागल होते हैं, और कुछ के साथ तो इतने भयानक हादसे हुए होते हैं जिनका दिमाग उन्हें मेंटल होने पर मजबूर कर देता है। कुछ हादसे उनकी ज़िंदगी में ऐसे भी हुए होते हैं जो उनके दिल और दिमाग पर गहरे सदमे पहुंचा देते हैं, जिन सदमों को वो अपने दिलो दिमाग से नहीं निकाल पाते, और फिर उनके दिमाग में कुछ भी सोचने समझने या फिर कुछ भी करने की क्षमता नहीं होती। ऐसे लोग बड़े ही बेबस और लाचार होते हैं। यहाँ पर रहते हुए बहुत सारे ऐसे पेशेंट मैंने देखे थे जिनके घर वाले उनसे मिलने के लिए आते थे। कोई किसी का बेटा था, कोई किसी की बेटी थी, कोई किसी की बहन थी, तो कोई किसी की माँ थी, तो कोई किसी का पिता था, या फिर कोई किसी की भाभी थी। अलग अलग रिश्तों में यहाँ बेड़ियों में मजबूरियाँ बंधी हुई थी, ना कि कोई पागल इंसान। ये मजबूरियाँ ही तो थीं जिन्होंने उनको बेड़ियों में कैद करके रखा हुआ था ताकि वो अपनी मजबूरी की वजह से किसी को नुकसान न पहुंचा सके। भला कौन अपना ऐसा होता है जो किसी को तकलीफ में देखे? अपनों को तकलीफ में देखने वाले अपने कहाँ रह जाते हैं, वो तो फिर पराए हो जाते हैं। जो दूसरों को तकलीफ देने वाले लोग होते हैं वो कभी भी हमारे अपने नहीं होते। मैंने एक माँ को अपने बेटे के लिए तड़पता और बिलखता हुआ देखा था, जो हर दूसरे तीसरे दिन अपने बेटे से मिलने के लिए आई थी। उसके लिए उसकी पसंद के लड्डू लेकर आती थी। उसको देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। यहाँ हर पेशेंट की अपनी एक अलग ही कहानी थी। कोई बचपन से ही एबनॉर्मल था तो कोई बूढ़ा होने के बाद मेंटली डिस्टर्ब हो गया था। एक हफ्ते में ही मैं यहाँ पागल लोगों की काफ़ी सारी जानकारी इकट्ठी कर चुकी थी। यहाँ पर पेशेंट का ट्रीटमेंट अच्छी तरह से होता था क्योंकि ये एक फेमस हॉस्पिटल था, इसलिए यहाँ पेशेंट के लिए अच्छी और महंगी दवाइयों का बंदोबस्त किया गया था। ऐसा मैं इसलिए जान गई थी क्योंकि यहाँ जितनी भी नर्स, वार्ड बॉय पेशेंट को दवाई देने आते थे, पेशेंट के इंजेक्शन लगाने आते थे, उन सारी ही दवाइयों पर मेरी नज़र रहती थी। यह हॉस्पिटल मेरी नज़र में एक अच्छा मेंटल हॉस्पिटल साबित हुआ था क्योंकि यहाँ पर पेशेंट को ठीक करने के लिए डॉक्टर्स अपना बेस्ट दे रहे थे। धीरे धीरे मैं यहाँ के एक एक पेशेंट को अच्छी तरह से जान गई थी और फिर पागलों की तरह एक्टिंग करते करते मुझ में भी एक पागल उभर आया था। मेरे मम्मी पापा तो वैसे भी मुझे पागल ही कहा करते थे। उनका कहना था कि जैसे तुम खुद हो, जैसी तुम्हारी हरकतें हैं, मगर हर इंसान का अपना एक अलग पैशन होता है, अपना एक शौक़ होता है, और मेरा शौक़ भी कुछ हटके ही था और मेरे काम करने के तरीके भी कुछ हटके ही हुआ करते थे। इस अस्पताल के एक सीनियर डॉक्टर थे, डॉक्टर विकास वर्मा, जो काफ़ी फेमस डॉक्टर थे और काफ़ी सारे पेशेंट उनके इलाज से ठीक हो चुके थे। मुझे ये बात अवंतिका ने ही बताई थी। अवंतिका तो मेरा वहाँ बहुत ख्याल रख रही थी।
वहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा था, लेकिन एक बात थी जो मुझे परेशान कर रही थी। वो ये थी, जब अगले दिन एक हफ्ते बाद मुझे अवंतिका ने दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया। वो इमरजेंसी वार्ड था। जिस रूम में मैं पहले ही शिफ्ट थी, वहाँ के पेशेंट के बारे में मैं जानकारी हासिल कर चुकी थी। मैं जब इस इमरजेंसी वार्ड में आई तो मैंने यहाँ भी कुछ ऐसे पेशेंट देखे थे जो मेंटल होने के साथ साथ बहुत सारी दिमागी बीमारियों से भी जूझ रहे थे। मगर यहाँ एक ऐसी लड़की थी जो ज़्यादातर बिस्तर पर लेटी रहती थी। उससे कोई बात नहीं करता था, बल्कि वो भी किसी से बात नहीं करती थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे उसे नींद की डोज दिए जा रहे हैं, क्योंकि मेरे सामने तक तो कोई डॉक्टर उसका चेकअप करने के लिए नहीं आया था। बस एक दो नर्स आ जाती थी और उसको इंजेक्शन देकर चली जाती थी। एक दिन ना जाने क्यों मुझे उस लड़की पर शक होने लगा, क्योंकि वो ज़्यादातर नींद में ही रहती थी, कभी कभी ही होश में आया करती थी। रात को भी मेरी नज़रें उस पर रहती थी और दिन के समय तो हर पेशेंट कोई ना कोई हरकत करता रहता था। एक वही अकेली ऐसी लड़की थी जो दिन में किसी किसी समय होश में आती थी। अभी तक मैंने देखा था कि उसका कोई रिश्तेदार उससे मिलने भी नहीं आया था और ना ही उसे खाना दिया जा रहा था। एक दिन मैंने अवंतिका से उस लड़की के बारे में पूछा। मैंने कहा, अवंतिका, ये लड़की कौन है? ना तो इसका कोई रिश्तेदार इससे मिलने आता है और ना ही इससे यहाँ का कोई स्टाफ बातचीत करता है। न ये लड़की खुद किसी से कोई बातचीत करती है। ऐसा लगता है जैसे सारा दिन ये नींद में रहती है। अवंतिका ने मुझसे कहा कि तुम इस लड़की पर ध्यान नहीं दो। सुना है कि ये लड़की बहुत अजीब हरकतें करती है, इसलिए डॉक्टर वर्मा ने ज़्यादातर इसे बेहोश रखने के लिए ही कहा है। मैंने कहा, ऐसा क्यों? तो वो कहने लगी कि मैं इस लड़की के बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं जानती, मगर सुना है कि इसका केस डॉक्टर विकास वर्मा के हाथ में ही है। अवंतिका मुझे उस लड़की के बारे में सिर्फ इतना ही बता पाई थी। वो लड़की कम उम्र की खूबसूरत लड़की थी। न जाने क्यों मुझे उससे हमदर्दी होने लगी। मेरा दिल उसकी तरफ कायल होने लगा था। इसलिए मैं एक दिन उसको होश में आता हुआ देखकर उसके पास जाकर बैठ गई। मैंने उसे गौर से देखा तो उसकी आंखों के नीचे काले घेरे बने हुए थे। इतनी कम उम्र में भला उसे ऐसी भी क्या बीमारी हो सकती है जिसकी वजह से वो यहाँ तक पहुँच गई। न जाने क्यों उसके बारे में मुझे सब कुछ जानना था। उसने जब मुझे अपने पास बैठा हुआ देखा तो वो कहने लगी कि कौन हो तुम? मैंने कहा, मैं भी यहाँ तुम्हारी तरह एक पेशेंट हूँ। मेरा भी यहाँ पर इलाज चल रहा है। तुम्हें क्या हुआ है? वो मुझे देखकर हंसने लगी और धीरे से अपना मुंह मेरे कान के करीब लेकर आई और कहने लगी, ना तो मैं पागल हूँ और ना ही मेरा यहाँ इलाज चल रहा है। उसने जिस तरह सरगोशी में मुझे ये बात बताई थी, ये बात मेरे लिए बड़ी ही अजीब थी। मैंने चौंक कर उसे देखा। अभी मैं उससे और कुछ पूछती, इतने में ही नर्स वहाँ पर आ गई और उसने मुझे मेरे बेड पर जाने के लिए कहा। वो मुझ पर चिल्लाने लगी, कहने लगी, जाओ अपने बेड पर जाकर बैठो। मगर उसी समय मैंने पागल होने की एक्टिंग शुरू कर दी। मैं वहीं खड़ी रही, अपना सर खुजाती रही। उस नर्स ने जल्दी से सिरिंज में इंजेक्शन भरना शुरू किया। मैंने झट से इंजेक्शन का नाम पढ़ लिया था। उसने वो इंजेक्शन उस लड़की के बाजू में लगा दिया और फिर उसे लेटने के लिए कहा। वो लड़की फिर से लेट गई, लेकिन जैसे ही उसने पलटकर मुझे देखा, उसने फिर से मुझ पर डांट लगाई और मुझे मेरे बेड पर जाने के लिए कहा। मैं फौरन ही अपने बेड पर आकर लेट गई थी। मुझे लगा ज़रूर इस लड़की के साथ कुछ न कुछ गड़बड़ है, क्योंकि इस नर्स ने जो इस लड़की को इंजेक्शन लगाया था वो आमतौर पर पेशेंट को बेहोश करने के लिए दिया जाता है। वो नशे का इंजेक्शन था और मैंने ज़्यादातर देखा था कि इस पेशेंट को इंजेक्शन ही दिए जाते थे। फिर उसके बाद वो लड़की काफ़ी समय तक सोती रहती थी। मैंने अवंतिका को बता दिया था कि इस लड़की को नशे के इंजेक्शन दिए जा रहे हैं ताकि वो बेहोश रहे। मेरी बात सुनकर अवंतिका कहने लगी कि मैंने तुमसे कितनी बार बोला है, तुम अपना काम करने आई हो तो अपने काम पर ध्यान दो। ये पेशेंट डॉक्टर वर्मा की कोई ख़ास पेशेंट है, इसलिए इसको वही दवाइयाँ लगती हैं जो स्टाफ को डॉक्टर वर्मा बताते हैं। मैंने कहा कि अच्छा, तुम्हें ज़्यादा नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। लेकिन फिर भी मेरी नज़र इस लड़की पर ही थी। अगली बार जब ये फिर से होश में आई तो मैं इसके पास चली गई थी, लेकिन इस बार रात के 2 बजे का समय हो रहा था। ज़्यादातर सारे ही पेशेंट सोए हुए थे, मगर मैं जाग रही थी। ये लड़की जब सोकर उठी तो काफ़ी देर तक बिस्तर पर बैठी रही थी। मैंने कहा, क्या हुआ, नींद नहीं आ रही? उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो फिर से अपना मुंह मेरे कान के करीब लेकर आई और कहने लगी कि ना तो मैं पागल हूँ और ना ही मेरा यहाँ इलाज चल रहा है, और मुझे ये भी पता है कि तुम पागल नहीं हो। आखिर उसे मेरे बारे में कैसे पता चला कि मैं पागल नहीं हूँ? मैंने कहा, हर पागल यही कहता है कि वो पागल नहीं है,
लेकिन तुमने तो अपने साथ मुझे भी शामिल कर लिया। वो कहने लगी कि मैं सच कह रही हूँ। जिस तरह तुम मेरे पास आकर बैठ जाती हो, मुझसे सवाल कर रही हो, उस हिसाब से मैं अंदाज़ा लगा चुकी हूँ कि तुम बिल्कुल ठीक हो। मैंने उसके सामने शर्मिंदगी जाहिर की। मैंने कहा मैं एक डॉक्टर हूँ और यहाँ रिसर्च करने के लिए आई हूँ। तुम कौन हो? तो वो कहने लगी कि काफ़ी दिन हो गए हैं, मुझे खुद को नहीं पता कि मैं कौन हूँ और किस दुनिया में जा रही हूँ। बस मुझे इतना पता है कि मैं पागल नहीं हूँ, मेरी मौत नज़दीक है। मैं कुछ दिन और यहाँ पर रही तो इस दुनिया से चली जाऊंगी। अभी वो मेरे साथ ये सब बातें कर ही रही थी कि आज फिर से एक नर्स आ गई और उसने उसे नींद का इंजेक्शन दिया और फिर वो वहाँ से चली गई थी। बड़ी अजीब बात थी कि वो कैसे पहचान गई थी कि मैं पागल नहीं हूँ। मेरी तो अभी उससे ज़्यादा बातचीत भी नहीं हुई थी, लेकिन मैंने ठान लिया था कि कुछ भी करके मुझे इस लड़की से बात करनी होगी। एक तो जब भी ये बेचारी होश में आती थी, इसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया जाता था। अब की बार मैं बड़ी बेसब्री से इसके होश में आने का इंतज़ार कर रही थी। अजीब बात यह थी कि जैसे ही ये लड़की होश में आती थी, उसके थोड़ी देर के बाद ही कोई न कोई नर्स आकर इसे इंजेक्शन लगा दिया करती थी। उनको कैसे पता चल जाता था कि मैं इसके पास बैठी हुई हूँ या फिर यह होश में आ गई है। मैंने इस बारे में फिर से अवंतिका से बात की तो अवंतिका ने मुझे बताया कि देखो, मैं तुमसे पहले भी मना कर चुकी हूँ कि तुम इस लड़की के बारे में जांच पड़ताल करना छोड़ दो। मैंने कहा, अवंतिका, तुम्हें पता है ये लड़की पहली ही नज़र में मुझे पहचान गई कि मैं पागल नहीं हूँ और इसने मुझे अपने बारे में बताया कि वो खुद भी पागल नहीं है। इस अस्पताल में उसका इलाज नहीं हो रहा। ना जाने क्यों मुझे इस लड़की से हमदर्दी हो रही है। मैंने कहा, कोई ना कोई बात तो है। अवंतिका कहने लगी कि देखो, तुम प्लीज़ मेरी बात मान लो। डॉक्टर वर्मा को अगर पता चल गया कि उनके ख़ास पेशेंट के बारे में तुम जानना चाहती हो तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ऊपर से तुम रिसर्च करने के लिए यहाँ पर आई हो। इस बारे में भी मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। तुम क्या मुझे किसी मुसीबत में डालना चाहती हो या फिर मेरी नौकरी खतरे में डालना चाहती हो? मैंने कहा, देखो, मैं कुछ भी नहीं चाहती, तुम गलत समझ रही हो। अवंतिका कहने लगी कि देखो, इस लड़की के बेड के पास एक खुफिया कैमरा लगा हुआ है जिसे डॉक्टर वर्मा इस पर नज़र रखते हैं और जैसे ही डॉक्टर वर्मा को पता चलता है कि ये होश में आ गई है या फिर इसके पास कोई बैठा है या इससे किसी तरह की बातचीत करने की कोशिश कर रहा है तो वो फ़ौरन ही किसी न किसी नर्स को यहाँ भेज देते हैं। तुम अपना ध्यान रखना कि तुम कहीं उनकी नज़रों में ना आ जाओ, इसलिए मैं तुम्हें सावधान रहने के लिए कह रही हूँ। तुम अपनी रिसर्च करो और यहाँ से जाओ। अभी तुम्हारी और कितनी रिसर्च रह गई है? मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, बस 2-3 दिन बाद मैं यहाँ से चली जाऊँगी। वैसे भी मैं यहाँ से काफ़ी सारी जानकारी इकट्ठी कर चुकी हूँ। वो कहने लगी कि अच्छा ठीक है, सावधान रहना और मेरी बात का कहना ज़रूर मानना। अब मुझे समझ आया था कि इस लड़की के बेड के आसपास खुफिया कैमरा लगा हुआ है। इस लड़की ने मुझे बताया था कि इसकी जान को खतरा है, कुछ दिनों बाद उसकी मौत होने वाली है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सच कह रही है, उसकी जान को सच में खतरा हो। लेकिन पूरी बात तो मुझे वो लड़की ही बता सकती थी। मुझे कुछ भी करके इससे बात करनी थी, इसलिए मैंने रात होने का इंतज़ार किया। जो इंजेक्शन इस लड़की को दिया जा रहा था उसका असर सिर्फ 10 या 11 घंटे ही रहता था। इस हिसाब से इस लड़की को होश अब रात के 3:30 बजे आना था और रात के समय में ज़्यादातर स्टाफ भी रूम में कम ही आया करता था और पेशेंट भी नींद में होते थे, इसीलिए मेरा उससे बातचीत करने का समय बिल्कुल परफेक्ट था। सबसे पहले तो मैंने रात होने के बाद उस खुफिया कैमरे का पता लगाया जो इसके बेड के आसपास लगा हुआ था। ज़्यादातर खुफिया कैमरे बहुत छोटे होते हैं जिनकी पहचान आसानी से नहीं हो पाती, मगर मैंने उस लड़की के बेड के आसपास की जगह को बारीकी से चेक किया था और फिर मुझे वो कैमरा मिल गया था। उस कैमरे को उसके बेड के पीछे लगी हुई एक पेंटिंग पर चिपकाया गया था। मैंने उस कैमरे को वहाँ से हटाकर बंद कर दिया। कुछ समय बाद वो लड़की होश में आई तो मैंने उसे संभाला और उससे बात करने की कोशिश की। मैंने उससे कहा कि देखो, मुझे पता है कि तुम्हें बेहोश करने का इंजेक्शन दिया जाता है और तुम ज़्यादातर बेहोश भी रहती हो। मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। आखिर क्या बात है ऐसी जो तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है? उसने कहा, क्या तुम मेरे बारे में सब कुछ जानना चाहती हो? मैंने कहा, हाँ, मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर तुम यहाँ क्यों और कैसे आई हो और तुमने मुझे कैसे पहचान लिया कि मैं पागल नहीं हूँ। तब वो कहने लगी कि पागल इंसान तो पागल ही होता है, उसे अपना होश कहाँ होता है, लेकिन तुम्हें इतना होश था कि तुम यहाँ मेरे पास बैठकर मुझसे सवाल करने आई। मैं तभी समझ गई थी कि तुम पागल नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे अलावा यहाँ मुझसे किसी ने भी अभी तक बात करने की कोशिश नहीं की है और ना ही मेरी परेशानी का किसी ने अंदाज़ा लगाया। वो अभी भी मुझसे बात कर रही थी
और इधर उधर देख रही थी। मैं समझ गई थी। मैंने कहा, तुम आराम से मेरे साथ बातचीत कर सकती हो, क्योंकि अब किसी को नहीं पता चलेगा कि तुम जाग रही हो। मैंने वो खुफिया कैमरा यहाँ से हटा दिया है और दरवाजे पर मेरी नज़रें टिकी हुई हैं। जैसे ही लगेगा कि कोई आने वाला है तो तुम सोने की एक्टिंग कर लेना। वो कहने लगी कि अच्छा ठीक है। फिर वो मुझे अपने बीते हुए कल में ले गई। उसने बताया कि मेरा नाम रिधिमा है। मुझे यहाँ 3 महीने पहले लाया गया था। पिछले 3 महीने से यहाँ मुझे बार बार बेहोश करके रखा जा रहा है। मैंने कहा, ऐसा क्यों? वो कहने लगी कि पिछले साल मेरी शादी मेरी पसंद के लड़के राहुल से हुई थी। राहुल से मैं बहुत प्यार करती थी। राहुल भी मुझसे बहुत प्यार करता था। मेरी और राहुल की मुलाकात सोशल मीडिया पर हुई थी। हम दोनों एक दूसरे के लिए पूरी तरह से अनजान थे, लेकिन फिर उसके बाद हम दोनों की चैटिंग होती रही और फिर हमारी फ़ोन पर बात हुई। फ़ोन पर बात होते होते हमें पता चला कि हम दोनों तो एक ही शहर के रहने वाले हैं। उसके बाद हम दोनों ने एक दूसरे के साथ मुलाकात की। राहुल एक अमीर परिवार का लड़का था, जबकि मैं एक गरीब परिवार की लड़की हूँ। फिर उसके बाद हम दोनों की मोहब्बत का सिलसिला बढ़ता चला गया। कुछ समय के बाद राहुल ने मुझसे कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहता है। उसने अपने घर पर मेरे बारे में बात की, मगर उसके घर वाले मुझ जैसी गरीब लड़की को अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने राहुल से साफ इनकार कर दिया कि वो मेरे घर रिश्ता लेकर नहीं आएंगे। राहुल अपने घर का सबसे छोटा बेटा था, इसलिए बहुत जिद्दी था। वो मुझसे अलग नहीं होना चाहता था। हम 6 बहनें थीं। हमारा कोई भाई नहीं था। पिता बीमार रहते थे और माँ इस दुनिया में नहीं थी। पिता मेहनत मजदूरी करके अपनी 6 बेटियों का पेट पाल रहे थे। भले ही हम गरीब लोग थे, मगर इज्जतदार थे। जब राहुल ने अपने माता पिता के आगे बहुत जिद की तो उसके पेरेंट्स हार मान गए थे और उन्होंने मुझे अपने घर की बहू बनाने का फैसला कर लिया था, सिर्फ अपने बेटे की जिद की खातिर। लेकिन राहुल अभी तक अपने पिता की कमाई खा रहा था। वो कोई काम धंधा नहीं करता था। उसके पिता ने उससे वादा लिया था कि शादी के बाद तुम मेरा बिजनेस संभालोगे, तभी मैं तुम्हारी शादी इस लड़की के साथ करवाऊंगा। राहुल खुशी खुशी अपने पिता की शर्त को मान गया था। उसकी शादी मेरे साथ हो गई। मुझे लगता था कि मेरी ज़िंदगी में अब खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाएंगी, क्योंकि मुझे मेरा मनपसंद शख्स मिल गया है। लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि मेरी ज़िंदगी से सुकून नाम का शब्द ही अब ख़त्म होने वाला है। मेरी शादी का 1 हफ़्ता बहुत अच्छा गुजरा था, लेकिन 1 हफ़्ता पूरा होते ही मेरे ससुर ने राहुल को न्यूयॉर्क भेज दिया, क्योंकि वहाँ उनका बिजनेस था। उन्होंने कहा कि मेरा वहाँ का बिजनेस तुम्हें संभालना है। राहुल ने अपने पिता से वादा किया था कि वो उनका बिजनेस संभालेगा, इसलिए उसके पिता को जैसा कहना था उसे वैसा ही करना था। मगर मुझे ये नहीं पता था कि वो राहुल को न्यूयॉर्क अकेले ही भेज रहे हैं। राहुल ने कहा था कि मैं रिधिमा को अपने साथ लेकर जाऊंगा, लेकिन मेरे ससुर ने कहा कि बेटा, वहाँ बहू का क्या काम है। उन्होंने बड़े प्यार से राहुल को वहाँ से भेज दिया था, लेकिन उसके बाद वहाँ से उन्होंने राहुल को काम में इतना उलझा दिया कि राहुल यहाँ आने के बारे में जब भी सोचता, वो लोग उसे यहाँ आने से इनकार कर दिया करते थे। उसके न्यूयॉर्क जाने से मेरे और राहुल के बीच में दूरियां आ गई थी। वो लोग ऐसा ही तो चाहते थे। मेरी सास और नंद दोनों ने राहुल के जाने के बाद मेरा जीना दुश्वार कर दिया था। मेरी ससुराल वालों को लगता था कि मैं एक गंदगी हूँ। क्या गरीब लोग गंदगी होते हैं? वो लोग मुझे गंदगी समझने लगे थे, जो अब उनके घर में आ गई थी। वो लोग मुझसे बहुत दूर दूर रहते थे। उनका कहना था कि हमारे बेटे को तुमने अपने प्यार के जाल में फंसाया है। गरीब हो फिर भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके हमारे बेटे को फंसा लिया। हमारा बेटा अमीर था ना, तुम्हें सारी जिंदगी का ऐश देता, इसीलिए तुमने ऐसा किया। मगर उन्हें कौन बताता कि उनके बेटे से मुझे सच में मोहब्बत हो गई थी। हम 6 बहनें घर में अकेली रहती थी। हमें मोबाइल की ज़रूरत थी और पापा देर रात को घर में काम से वापस आते थे, इसलिए उनको भी हमारी फिक्र लगी रहती थी। तो पापा ने हम 6 बहनों को एक मोबाइल लेकर दे दिया था। हमारे साथ की सहेलियाँ सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती थी, इसलिए मुझे भी शौक चढ़ा कि मुझे भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना चाहिए। और फिर सोशल मीडिया इस्तेमाल करते करते मेरी बातचीत कब राहुल से शुरू हो गई, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। मेरे ससुराल वालों को लगता था कि मैं दौलत की खातिर उनके बेटे के पीछे पड़ गई हूँ। राहुल के जाने के बाद उन्होंने मुझ पर जुल्म सितम की हद कर दी थी। मेरी नंद की शादी हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो अपने मायके में पड़ी रहती है, क्योंकि उसके ससुराल में उसके आगे पीछे कोई नहीं है। डॉक्टर वर्मा, जो इस अस्पताल के सीनियर डॉक्टर हैं, वो मेरे नंदोई हैं और एक बहुत अमीर इंसान है। डॉक्टर वर्मा जो कुछ भी है मेरे ससुराल वालों की वजह से ही है, इसलिए वो हमेशा अपने ससुराल वालों के तलवे चाटता रहता है। मेरी सास चाहती थी
कि उनके बेटे की शादी भी किसी अमीर लड़की के साथ हो जिससे उनके परिवार का नाम और ज़्यादा ऊंचा हो, मगर उनके बेटे ने तो मुझ जैसी गरीब लड़की से शादी करके उनके परिवार का नाम डुबो दिया था। इसलिए वो लोग मुझसे बदला लेना चाहते थे, मुझे और राहुल को अलग कर देना चाहते थे। तभी तो उन्होंने बहाने से राहुल को न्यूयॉर्क भेज दिया और उसके जाने के बाद मेरे साथ जुल्मों के पहाड़ तोड़े। मेरी सास ने घर के सारे नौकरों को छुट्टी दे दी थी और घर का सारा काम मुझे करने के लिए कहा था। उस महल जैसे घर का काम करके मैं थक जाती थी और अधमरी हो जाती थी। उस पर मुझे खाना भी नहीं दिया जाता था। सारा दिन मैं भूखी प्यासी रहकर काम किया करती थी। मुझसे इतने गंदे गंदे काम भी करवाए जाते थे जो कि मैंने कभी अपनी पूरी जिंदगी में नहीं किए थे। सारे ही कमरों के वॉशरूम मुझसे साफ करवाए जाते थे और जितना भी कूड़ा होता था वो सारा कूड़ा मुझे खुद मेरी सास कूड़ा घर तक डालने के लिए कहती थी। मैं अपने ससुराल वालों को खुश करने के लिए हर तरह से उनके बताए गए कामों को करती थी, मगर मुझे ये नहीं पता था कि वो लोग ये सारे काम सिर्फ मुझे तंग करने के लिए करवा रहे हैं ताकि मैं तंग आकर राहुल से रिश्ता ख़त्म कर दूं। मगर मैं राहुल को नहीं छोड़ सकती थी। उस घर में मैं रह रही थी, यही मेरे लिए बहुत था। मैं उनकी चालबाजी समझ गई थी। मैंने सोच लिया था कि मैं इस घर को और राहुल को छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी। मैंने राहुल से कई बार बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन मैं हर बार नाकामयाब रही। मेरी सास और नंद मुझे हमेशा गरीब होने की ताने दिया करती थी। ससुर को तो मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो हमेशा यही कहते रहते थे कि जल्द से जल्द इस गंदगी को मेरे बेटे की जिंदगी से निकाल दो। सास तो कई बार मुझ पर हाथ भी उठा चुकी थी। मैं घर के काम सारा दिन ऐसे करती थी जैसे कोई मशीन हूँ। अगर काम करते करते मैं 5 मिनट आराम भी कर लिया करती थी तो वो मुझे बालों से पकड़कर मारा करती थी और कहती थी कि तुम जिस दुनिया से आई हो वहाँ पर तो ये सारे काम करना तुम्हारे लिए मामूली सी बात है, तो फिर हमारे घर में तुमसे ये काम क्यों नहीं हो रहे? तुमने क्या सोचा था कि शादी के बाद तुम यहाँ आराम की ज़िंदगी गुजारोगी, हमारी तरह हमारी बराबरी करना चाहोगी? इसलिए तो हमने अपने बेटे को भेज दिया। हम तुम्हारे मकसद को अच्छी तरह से समझ रहे हैं। तुम किस मकसद से यहाँ पर आई हो? हमारे घर में राज करना चाहती हो ना? हम तुम्हें कभी भी इस मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे, बल्कि जल्द से जल्द अपने बेटे की ज़िंदगी से निकाल कर तुम्हें फेंक देंगे। उसकी बेटी भी मुझ पर अपना हाथ साफ करती रहती थी। उसका जब दिल चाहता वो कोई भी चीज़ उठाकर मुझ पर वार कर दिया करती थी, क्योंकि उसे भी मैं बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसने शुरू से ही अपनी नंद को मेरे पति के लिए सोचा हुआ था, मगर मेरे यहाँ आने के बाद उसको मुझ पर बहुत गुस्सा आता था। मैंने कई बार उन लोगों से कहा था मेरी राहुल से बात करवा दो, मेरे साथ ऐसा मत करो, मगर उन्होंने मेरी बात राहुल से नहीं करवाई और तो और राहुल से कह दिया कि तुम्हारी पत्नी मुंह उठाकर कभी भी घर से बाहर चली जाती है, हमसे किसी बात की कोई परमिशन नहीं लेती। राहुल ने कहा मुझे रिद्धिमा से बात करनी है, मेरी रिद्धिमा से बात करवा दीजिए। वो मेरी आंखों के सामने ही बात कर रही होती थी और कहती थी कि वो घर में मौजूद नहीं है, क्या पता किससे मिलने के लिए गई हुई है। तुमने ना जाने कैसी लड़की से शादी कर ली है जो हमारी कोई बात ही नहीं सुनती। उन्होंने मेरे पति के दिल में मेरे खिलाफ जहर भरना शुरू कर दिया था, मगर मैं अपने पति को कैसे बताती कि मैं उसकी खातिर यहाँ क्या क्या कर रही थी। वो लोग जी तोड़ कोशिश कर रहे थे मैं उनकी हरकतों से तंग आकर ये घर छोड़कर चली जाऊं, लेकिन मुझे कुछ भी करके अपना रिश्ता ख़त्म नहीं करना था। एक दिन मैं अपने मायके चली गई। उन लोगों ने भले ही मुझ पर बहुत सारे जुल्म किए थे, लेकिन मेरे आने जाने पर कभी रोक टोक नहीं लगाई थी। वो लोग तो चाहते भी यही थे कि मैं इस घर से चली जाऊं। मैं जब अपने मायके गई तो मैंने अपनी बहन को अपने ससुराल के बारे में सब कुछ बता दिया। मैंने सोचा कि मैं इस बारे में पापा से भी बात करूंगी ताकि वो मेरे सास ससुर से बात करें और मेरे और राहुल के रिश्ते को कायम करने में मेरी मदद करें। लेकिन मेरी बहन ने मुझे खामोश रहने के लिए कहा। वो कहने लगी कि तुम पागल हो गई हो, तुम्हें तो पता है ससुराल वाले अमीर हों या गरीब बहू को परेशान करते ही हैं। बहुत कम ऐसे ससुराल वाले होते हैं जो बहू को अपनी बेटी बनाकर ले जाते हैं। तुम्हारी तो मोहब्बत से शादी हुई है तो तुम अपने रिश्ते को निभाती क्यों नहीं हो? यहाँ क्यों शिकायतें लेकर आई हो अपने ससुराल वालों की? मैंने कहा दीदी मैं शिकायत लेकर नहीं आई हूँ, बस मैं चाहती हूँ कि पापा मेरे ससुराल वालों से बात करें कि वो लोग मुझे तंग ना किया करें और मुझे राहुल के पास भेज दें। मेरी बहन ने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है पापा को कुछ भी बताने की। अब जब अपनी मर्जी से शादी कर ली है तो रिश्ते को निभाने की कोशिश करो। यहाँ हम सब लोग पहले ही काफ़ी परेशान हैं, तुम्हें नहीं पता घर के हालात कितने तंग चल रहे हैं। एक तो इतनी मुश्किल से तुम्हारी शादी इतने अमीर घर में हुई है, अब जब तुम्हारी शादी हो गई है
तो कुछ दिन एडजस्ट करो। शादी के बाद कुछ दिन लड़की को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तुम्हारी ससुराल तो बहुत अच्छी है, तुम अपने ससुराल वालों की बात माना करो। अभी तुम्हें परेशानी है, बाद में आराम भी तो तुम ही उठाओगी ना, इतने अच्छे ससुराल का। और अगर वो लोग तुमसे घर के काम करवाते हैं तो कोई बात नहीं, कर लिया करो। यहाँ भी तो तुम सारे काम करती ही थी ना। मैंने कहा दीदी, हमारा घर बहुत छोटा है लेकिन वो घर बहुत बड़ा है। मैं अपने घर के काम तो कर लिया करती थी, मगर वहाँ मैं सारा दिन काम करती हूँ, फिर भी काम खत्म नहीं होते। उस पर मेरी सास मुझे मारती पीटती भी है। तो मेरी बहन कहने लगी कि कोई बात नहीं, तुम्हारा पति आ जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और हाँ, पापा को इस बारे में कुछ मत बताना, वो पहले ही बहुत परेशान है, बीमार भी रहते हैं। मेरी बहन ने जब मुझे ये बातें कहीं तो मैं खामोश हो गई थी और वापस अपने ससुराल आ गई। मैंने सोच लिया था कि मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है, मुझे कुछ भी करके राहुल से ही बात करनी होगी। राहुल को उसके परिवार वालों की हकीकत के बारे में बताना होगा। लेकिन मेरे पास मोबाइल नहीं था जिससे मैं अपने पति से कांटेक्ट कर सकती। एक दिन मेरी नंद सोफे पर बैठी हुई थी और मैं वहां डस्टिंग कर रही थी। मैंने देखा बैठे बैठे मेरी नंद की आंख लग गई थी। उसका मोबाइल वहीं रखा हुआ था। मैंने खामोशी से उसका मोबाइल उठाया और मैं उसे किचन में लेकर चली गई। वहां पर मैंने अपने पति का नंबर डायल किया, लेकिन मेरे पति ने फ़ोन नहीं उठाया। मैं बार बार उनका नंबर ट्राई कर रही थी। इतनी ही देर में पीछे से मेरी नंद आ गई और उसने पूरे घर में शोर मचा दिया। मेरी सास भी आ गई थी। उसने अपनी माँ से कहा कि ये चोरनी है और इसने मेरा फ़ोन चुरा लिया है, देखो मम्मी, इसके हाथ में फ़ोन है। मेरी सास ने उसी समय मुझे मारना शुरू कर दिया और वो कहने लगी कि तुझ जैसी लड़कियां ऐसा ही करती हैं। अब अपने ही घर में रहकर हमें अपने सामान की भी सेफ्टी करनी होगी। पता नहीं तू कब हमारे बेटे की ज़िंदगी से निकलेगी। मैं उस दिन बहुत रोई थी क्योंकि उन्होंने मुझे चोर का खिताब दिया था। हम लोग भले ही गरीब थे, मगर सारी ज़िंदगी हमने चोरी नहीं की थी। उन्होंने मुझे मारने के साथ साथ मुझे और मेरे परिवार के बारे में कुछ ऐसी बातें भी कही थी जो मेरे दिल पर जाकर लगी थी और मुझे उसी दिन से अपने गरीब होने पर नफरत महसूस होने लगी थी। उन लोगों को डर हो गया था कि कहीं उनकी सच्चाई उनके बेटे के सामने आ गई तो क्या होगा, और वो जल्द से जल्द मुझे राहुल की ज़िंदगी से निकालना भी चाहती थी। इसलिए उन्होंने मेरे नंदोई से बात की और कहा कि कुछ भी करके हमें इसे अपने बेटे की ज़िंदगी से निकालना है। इससे पहले राहुल को ये अपने ऊपर होने वाले एक एक जुल्म के बारे में बता दे और राहुल हमें गलत समझे, इससे पहले ही हमें इसकी हालत ऐसी कर देनी होगी कि किसी को भी कुछ बताने के काबिल न रहे। मेरे नंदोई ने उनसे कहा कि मैं इसे अपने मेंटल हॉस्पिटल में ले जाता हूँ, वहाँ ये पागलों के बीच रहेगी तो खुद ही अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेगी। इस तरह डॉक्टर वर्मा मुझे अपने अस्पताल ले आए, मगर मैं किसी को कुछ ना बता दूं, इसलिए उन्होंने मुझे अपने स्टाफ से कहकर दिन रात नींद के इंजेक्शन लगवाने शुरू कर दिए। नींद के इंजेक्शन बहुत ही ख़तरनाक होते हैं। ज़्यादा तादाद में अगर इंसान को मिलने लगे तो इंसान अपना दिमाग का कंट्रोल ही खो बैठता है। पिछले 3 महीने से मैं यहाँ कैद हूँ। न मेरी किसी से बात हुई है, न मैंने किसी को देखा है। इन लोगों ने राहुल से भी कह दिया कि तुम्हारी पत्नी घर से फरार हो गई, उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा था। राहुल को इस बात पर यकीन नहीं आया। सुना है कि वो यहाँ आया था, उसने हर जगह मुझे तलाश कर लिया, मगर मैं उसे कहीं नहीं मिली तो उसे यकीन आ गया कि मैं उसको छोड़कर जा चुकी हूँ। उसके माता पिता अब उसकी शादी किसी दूसरी लड़की से करवाना चाहते हैं। यहाँ मुझे इतने पहरे में रखा गया है कि कोई गैर इंसान मुझसे नहीं मिल सकता। मेरे ससुराल वालों ने मेरे पति को मुझसे अलग कर दिया और अब वो लोग उसकी शादी करवाना चाहते हैं, लेकिन उसकी शादी से पहले वो लोग मुझे मारना चाहते हैं। मुझे यहीं पर मार दिया जाएगा। मैं किसी भी दिन डॉक्टर वर्मा के हाथों मर सकती हूँ, जिससे लोगों को लगेगा कि मुझे मारा नहीं गया, बल्कि इलाज के दौरान एक पागल लड़की की मौत हो गई। ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। उसकी कहानी सच में बहुत दुख भरी थी। उसके साथ बहुत गलत हुआ था। फिर मैंने उसे अपने बारे में बताया। मैंने कहा, मैं तुम्हें यहाँ से बचा लूँगी और तुम्हारे पति को भी तुम्हारे बारे में सच पता चल जाएगा कि तुम यहाँ पर हो। वो कहने लगी, मगर कैसे? ये तो मैं भी नहीं जानती थी। मगर मैंने उससे कहा कि मैं एक बार कोशिश कर सकती हूँ। मैंने इस लड़की को भरोसा तो दिला दिया था कि मैं इसकी मदद करूँगी। इसकी पूरी कहानी सुनने के बाद मैंने जो कैमरा पेंटिंग से हटाया था, उस कैमरे को दोबारा वहीं पर लगा दिया ताकि किसी को मुझ पर या इस लड़की पर शक न हो। मैंने मौका देखकर डॉक्टर वर्मा पर नज़र रखना शुरू कर दी थी, क्योंकि रिद्धिमा के ससुराल वालों की सच्चाई सामने लाने के लिए डॉक्टर वर्मा पर नज़र रखनी बहुत ज़रूरी थी।
मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि एक डॉक्टर इतना समझदार और पढ़ा लिखा होते हुए किसी की बेटी के साथ ऐसा कर रहा था, जो खुद कितने गरीब लोगों का अब तक इलाज कर चुका है। भला वो अपने ससुराल वालों का साथ कैसे दे सकता है। मैंने रिधिमा की मदद करने की ठान ली थी। 2-3 दिन इसी तरह से गुजर गए थे, मगर मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी एक दिन मैं डॉक्टर वर्मा के केबिन के आगे से आ गई थी। मैंने देखा कि डॉक्टर वर्मा से एक औरत मिलने के लिए आई है। किसी को अभी तक ये बात नहीं पता थी कि मेरे पास मोबाइल है, क्योंकि मैं मोबाइल का इस्तेमाल यहाँ सबके सामने नहीं कर सकती थी। वो औरत डॉक्टर वर्मा से कह रही थी कि 2 दिन बाद राहुल की शादी है। अब काफ़ी दिन हो गए हैं तुम्हें इस लड़की को अपने पास कैद किए हुए। अब इसकी ज़िंदगी को ख़त्म कर दो। कहीं ऐसा ना हो कि ये यहाँ से भी भाग जाए। बड़ी मुश्किलों से राहुल शादी के लिए राज़ी हुआ है। अगर राहुल को भनक भी लग गई कि रिधिमा यहाँ पर है, तो तुम जानते हो ना कि क्या होगा। डॉक्टर वर्मा कहने लगे कि अच्छा ठीक है, जल्द ही मैं उसका कोई बंदोबस्त करता हूँ। मुझे यकीन हो गया था कि ये औरत ज़रूर रिधिमा की सास है, इसलिए मैंने उन दोनों का वीडियो अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लिया था। मगर जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, तब अचानक पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मेरे तो पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी कि आखिर कौन है जिसने मुझे देख लिया। लेकिन जैसे ही मैंने पीछे पलट कर देखा तो मुझे सुकून की सांस आई थी। मेरे पीछे अवंतिका खड़ी हुई थी। अवंतिका कहने लगी कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, चलो अपने कमरे में जाओ। तुम्हें यहाँ किसी ने इधर से उधर टहलते हुए देख लिया तो मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। और तुमने अपना मोबाइल क्यों निकाला हुआ है? मैंने कहा अवंतिका, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, चलो मेरे साथ। मैं उसे लेकर वॉशरूम में आ गई थी, क्योंकि यहाँ से सेफ जगह उसकी और मेरी बातचीत करने की और कोई भी नहीं थी। मैंने कहा अवंतिका, मेरी बात ध्यान से सुनो। बेड नंबर 104 वाली पेशेंट रिधिमा है ना? डॉक्टर वर्मा उसके नंदोई हैं। रिधिमा ने मुझे कल रात अपनी पूरी स्टोरी बताई है। उस लड़की को डॉक्टर वर्मा मारने वाले हैं और काफ़ी दिनों से वो उसे नींद के इंजेक्शन इसीलिए दे रहे हैं कि वो यहाँ से भाग न सके और यहाँ पर कैद रहे। अवंतिका कहने लगी, तुम्हें मैंने मना किया था ना कि इन बातों से दूर रहो। मैंने कहा देखो, हमारी वजह से किसी की जान बच सकती है। मैंने उसे अपने मोबाइल में रिकॉर्ड वो वीडियो दिखाया जिसमें डॉक्टर वर्मा और उनकी सास आपस में बातें कर रहे थे। मैंने कहा इस लड़की पर बहुत जुल्म हुए हैं। इस लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए और इसके आरोपियों को सबके सामने लाने के लिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। अवंतिका कहने लगी, यार मुझे अपनी नौकरी की फिक्र है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपने हॉस्पिटल में नौकरी दिलवा दूंगी। तुम क्यों इतनी परेशान हो रही हो? लेकिन डॉक्टर वर्मा अपने साले की पत्नी के साथ जो कर रहे हैं वो सब भी तो दुनिया के सामने आना चाहिए ना। हमें उसकी मदद करनी होगी, उसे बचाना होगा और उसके ससुराल वालों का घिनौना सच दुनिया के सामने लाना होगा। अवंतिका कहने लगी, मगर तुम ऐसा कैसे करोगी? डॉक्टर वर्मा बहुत ही अमीर इंसान है और उनके ससुराल वालों का उनके सर पर हाथ है। तुम नहीं जानती कि उनके ससुर शहर के कितने बड़े बिजनेसमैन हैं और तो और उनके बड़े बड़े नेताओं से भी कांटेक्ट है। मैंने कहा मैं सब कुछ जान गई हूँ। मुझे रिधिमा सब कुछ बता चुकी है। बस जैसा मैं तुमसे कहती हूँ तुम वैसा ही करो। और हाँ, अब मैं अपने असली रूप में आने वाली हूँ। मैंने अवंतिका से कहा था कि तुम मुझे रिधिमा का ब्लड सैंपल ला कर दो। उसने मुझे थोड़ी ही देर बाद रिधिमा का खामोशी से ब्लड सैंपल लाकर दे दिया था। उसका ब्लड सैंपल लेकर मैं लैब चली गई थी। कई दिनों बाद मैं हॉस्पिटल की ज़िंदगी से बाहर निकली थी, इसलिए मुझे बाहर जाकर बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने रिधिमा की ब्लड टेस्ट रिपोर्ट करवाई और जब रिपोर्ट मेरे सामने आई तो उसमें साफ साफ ये बात जाहिर हो गई थी कि रिधिमा मेंटल नहीं है। इसके आधार पर नर्व और इम्यून सिस्टम से भी पता लगाया गया था कि वो मेंटल नहीं है। उसकी रिपोर्ट पूरी तरह से नॉर्मल थी। बस उसको बार बार नींद की दवाई देने से उसकी बॉडी का हार्मोनल सिस्टम बदल गया था और उसके अंदर कई सारी नई बीमारियों ने प्रवेश कर लिया था। उसके अंदर विटामिन की कमी भी हो गई थी और काफ़ी हद तक उसके शरीर में कमज़ोरी थी, जिसकी वजह से वो ज़्यादा चल फिर नहीं सकती थी। ये सभी कुछ ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट से साफ जाहिर हो गया था और ये सारे सबूत मेरे पास थे। मैं वो सारे सबूत लेकर जल्द ही पुलिस स्टेशन चली गई थी। मेरे पास वो वीडियो भी था जो मैंने रिकॉर्ड किया था और रिधिमा की ब्लड टेस्ट रिपोर्ट, जिसको देखने के बाद पुलिस वाले अस्पताल में छापा मारने के लिए चले गए थे और वहां जाकर उन्होंने रिधिमा को दूसरे अस्पताल में भर्ती करवाया, जबकि डॉक्टर वर्मा को भी अरेस्ट कर लिया गया था। ये काम मैंने सिर्फ 6 घंटे में ही किया था। अगर मैं ज़्यादा समय लगाती तो डॉक्टर वर्मा किसी भी समय कोई ऐसी दवाई या इंजेक्शन रिधिमा को दे सकते थे जिसकी उसकी जान चली जाती। साथ ही साथ पुलिस ने रिधिमा के ससुराल वालों को भी अरेस्ट कर लिया और उसके पति को भी बातचीत के लिए बुलाया गया।
पुलिस स्टेशन बुलाने के बाद राहुल के सामने सारी सच्चाई खुलकर आ गई थी। रिद्धिमा दूसरे अस्पताल में एडमिट थी जहां पर उसका इलाज हो रहा था, क्योंकि उसे काफी लंबे समय से भूखा प्यासा रखा जा रहा था। जिंदा रखने के लिए उसे मिनरल्स और विटामिन दिए जा रहे थे और उसको बेहोश करने के लिए नींद के इंजेक्शन दिए जा रहे थे। उसके पति के सामने जब अपने घर वालों की सारी सच्चाई आई तो उसके होश उड़ गए थे। 24 घंटे बाद राहुल की शादी होने जा रही थी। उसके घर वालों ने उसकी पत्नी के बारे में काफी गलत बताया था, जिससे राहुल को भी यही यकीन था कि उसकी पत्नी किसी लड़के के साथ भाग गई है। मगर अब जब उसकी पत्नी की सच्चाई उसके सामने आई तो वो फूट फूट कर रोने लगा था और अपनी पत्नी से मिलने की ख्वाहिश जाहिर करने लगा था। उसे रिद्धिमा से मिलवा दिया गया था। उसने रिद्धिमा से माफ़ी मांगी और फिर उसके बाद वो दोनों एक हो गए। मुझे बहुत खुशी हुई ये काम करके। शायद रिद्धिमा और राहुल को आपस में एक करवाने में मेरी रिसर्च कंप्लीट हो गई थी। आज इस बात को 5 साल गुजर गए। मैं एक अच्छी दिमाग की डॉक्टर हूँ। डॉक्टर वर्मा को तो उनके डॉक्टर होने का गलत इस्तेमाल करने की वजह से अच्छी खासी लंबी सज़ा हुई थी, मगर उसके ससुराल वालों को भी अपनी बहू को जान से मारने और उसको प्रताड़ित करने की धाराएं लगाई गई थी। उन लोगों को उनके किए की सज़ा मिल गई थी और अब रिद्धिमा अपने पति के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजार रही है। कभी कभी किसी की मदद करके बहुत अच्छा लगता है। मेरे घर वाले मुझ पर बहुत गर्व करते हैं कि उनकी बेटी अपने अटपटे तरीके से लोगों की इस तरह से भी मदद करती है। क्या आप लोगों ने भी दूसरों की मदद सिर्फ इसीलिए की है ताकि आपको खुशी मिलती है? अगर आपने ऐसा किया है तो हमें अपनी राय ज़रूर देना, लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया तो दूसरों की मदद बिना किसी मतलब के ज़रूर करके देखना। बहुत अच्छा लगता है और दिल को सुकून मिलता है। अगर आपके आसपास किसी अस्पताल, स्कूल या फिर पड़ोस में किसी को मदद की ज़रूरत है तो उनकी बिना मतलब के ही मदद कर दिया कीजिए। इसका सिला आपको ऊपर वाला देगा। हमें सिर्फ गौर से देखने की ज़रूरत है कि कौन हमारी मदद का मोहताज है, वरना इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें मदद की ज़रूरत होती है, मगर वो लाचारी और बेबसी की वजह से अपनी परेशानियां दूसरों के सामने जाहिर नहीं कर सकते। आपको भीड़ में ऐसे ही लोगों की तलाश करनी है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।